हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज हम जिस शिफ्ट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए फिर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। अभी तक हमने जितने भी आपके 2024 के मैथ के शिफ्ट्स को डिस्कस किया है उसके प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी के सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे जो कि 2024 के जीके जीएस रीजनिंग और इंग्लिश जैसे आपको नजर आता है। आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया विद्यार्थी हमारे सेशन से जुड़ रहा है तो ये मेरा एक एप्लीकेशन है EDU24 जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कराने में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसको डाउनलोड करिएगा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इसकी खासियत और वो सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा समय जाएगा। आप खुद से एक्सप्लोर करके एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि ये कुछ कोर्सेज आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। कंप्लीट जीके जीएस के जो सवाल आज तक आपके वनडे एग्जाम्स में जितने भी आए हैं उनको मैंने आपके इस कोर्स के अंदर क्विज फॉर्मेट में डाला है। सॉल्यूशंस भी वहां पर अवेलेबल है, इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश की आपको यहाँ पर क्वेश्चन कलेक्शन मिलेगी और आगे आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग जैसे कोर्सेज भी आपको नजर आएंगे। बाकी के ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। अगर आपको अपनी पूरी इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस करना है तो एक बार मेरे इस ऐप पर जाकर इन 4 कोर्सेज को ट्राई कीजिएगा। इसमें धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। बाकी और भी चीजें, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी और बाकी के भी कोर्सेज हैं। चलिए फिलहाल अपने सेशन के डिस्कशन में जो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है इसको हम पढ़ते हैं। यदि संख्या संख्या आपको दी गई है 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः स्टार वाली पोजीशन और डॉलर के स्थान पर बताइए कि कौन से अंक आने चाहिए। ऑप्शंस के थ्रू चले जाते हैं तो वो भी काफी आसान होता है क्योंकि एक दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट ही हो जाएंगे। कैसे? अब देखो इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 4 स्टार और ये डॉलर वाला साइन। इन्होंने कहा है कि ये जो संख्या है ये आपकी किस किस से विभाज्य है, 8 और 5 से। आप लोग बताइए कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वहां पर या तो 0 आ सकता है या फिर 5। और अगर आपको वो संख्या 8 से विभाज्य देखनी है तो उसके अंतिम 3 जो डिजिट्स हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। इस डॉलर की पोजीशन पर क्या 5 आ सकता है? क्या कोई भी संख्या जो कि 3 अंकों की संख्या है उसके लास्ट में अगर 5 आ जाए तो क्या ये 8 से डिविजिबल हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो ये डॉलर की पोजीशन है ना वहां पर आपका 0 रहेगा, ना कि 5। तो आपका पहला जो ऑप्शन एलिमिनेशन का बनता है वो आप ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका कौन सा 8 से डिविजिबल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 420 डालकर ट्राई करता हूँ 8 से, तो 8 से 5 बार जाएगा या और उसके बाद पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर आप इस 4 को पुट करके देख लीजिए इस स्टार की जगह पर। तो मैं यहाँ पर अगर 4 डालता हूँ और 8 से डिवाइड करता हूं तो ये आपका 55 टाइम्स चला जाता है। तो इसीलिए यहां पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी था वो करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है भाई, एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य 5,000 अंकित किया है। दुकानदार 20, 15 और 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई कोई वस्तु 5,000 पर मार्क करके रखी गई तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है वही तो आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो चलो इस पर डिस्काउंट दे देता है। जब 20% का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 80% ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 20% का डिस्काउंट देने के लिए। तो ये लिखने के अलावा मैंने सीधे सीधे 80/100 लिख दिया। 15% का डिस्काउंट दिया गया मतलब कितना बचा, 85% बचा। 10% का डिस्काउंट दिया गया तो कितना बचा, 90% बचा। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो भाई ये 4 जीरो मैंने हटा दी, 4 जीरो यहां से हट गई, 1 जीरो यहां से हटाकर मैंने इसको काट दिया, 5 से इसको 2 बार काट दिया और 5 से आपका ये 5 निकल गया।
बचा ही आपका दो, दो से आपका ये चार चला गया, यानी कि जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 4 × 85 × 9, या फिर आप इसको 85 × 36 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। और 48, 510, 5 और ये 25, तो आपका 0603 यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 था भाई वो करेक्ट हो जाता। ये मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं, तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग इस मल्टीप्लिकेशन वाली जो कैलकुलेशन ड्रिल होती है उसको जरूर करना। ठीक है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का माप इतने अनुपात में है, इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का ऋणात्मक अंतर बताइए। भाई ये सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये दोनों है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4x। अब आप बताइए कि इन तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है भाई? 180 होता है। 17 और 13 कितने हो गए आपके? 30, 30 और 15 45, तो 45x की वैल्यू 180 और 45 आपका 4 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू 4 है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी थी? 4 × 4 की, यानी कि यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में अपने आप से 7 गुना हो जाती है। समय दर पर अपने आप से 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? वर्षों में 2 दशमलव स्थानों तक आपको इसको पूर्णांकित करना है। भाई इन्होंने क्या कहा, जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है? 7 टाइम्स कितने सालों में? 14 सालों में। तो मैंने जो अमाउंट को कहा वो कहा कि भाई वो 7 गुना हो गया किसका? प्रिंसिपल का। अगर मैं प्रिंसिपल के बारे में निकालूं, यानी कि अमाउंट के बारे में निकालूं, वो कितना निकालता है? प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट 14 साल में बना है, तो प्रिंसिपल इनटू रेट, साल इन्होंने 14 दिए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगी भाई। इसको लेकर तो कोई समस्या नहीं ना। पी को आप उधर ले जाइए, इस 6p की वैल्यू पी आर 14/100 है। यहां से आपका p कैंसल आउट हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि यहां से जो r की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी? 600 डिवाइडेड बाई 14। ये क्लियर है कि भाई r हमारा कितना आ गया। अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं कि परसेंटेज में कितना है। अब इन्होंने कहा कि भाई कितने समय में वो 18 गुना हो जाएगा। मैं एक बार r की वैल्यू 600/14 थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि r की वैल्यू जो आपने निकाली वो कितने निकाली? 600/14। 18 गुना करना है, यानी कि 18p करना है। किसको? प्रिंसिपल को। कितने सालों में करना है वो आपको निकालना है। तो यहां पर जो p r की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 600/14 इंटू टी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और नीचे आपका 100 रहता ही है। ठीक है, तो इस 100 से आपके जो डबल जीरो यहाँ पर दिए गए इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं। 2 से आपका ये 3 बार, 2 से आपका ये 7 बार। पी अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1+3t/7, कुछ इस प्रकार से 18p। इस p को कैंसिल आउट किया, इधर 18 है, इस 1 को उधर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई 3t/7। ये आपका कितना आ गया? 3t/7 इक्वल्स टू 17। 7 उधर जाएगा तो आपका कितना आ गया? सही लिख रहा हूं ना? कैलकुलेशन ठीक चल रही है ना भी हमारी? है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो 17 सत्ते कितना हो गया? 119 डिवाइडेड बाई 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी टी की। तो 3 से कट कर लो इसको। 3 से 3 बार 9, 39 समथिंग। 39 समथिंग, देखो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है ना, बस कैलकुलेट करना है और कुछ इसमें बचता ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस और क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर है,
एस क्या है? एक पॉइंट है साइड क्यू आर पर। इस तरीके से कि जो पी एस है वो क्या है? क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो इसमें यार आप इसमें पाइथागोरस लगा लीजिए। आप पहले अपना ये जो पी एस वार वाला ट्राइंगल है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं कि भाई आपका जो ये पी आर का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एस स्क्वायर प्लस एस आर के स्क्वायर के बराबर। फिर एक आप इस ट्राइंगल में ले लीजिए, यानी कि पी एस क्यू में ले लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें हमें क्या करना है? हमें इसको एडजस्ट करना है। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी एस और पी एस यानी कि टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। इस तरीके से सिचुएशन इसके अंदर बन गई भाई आपकी। अब पी क्यू कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना मैंने? या फिर एक काम करते, इसको माइनस ही कर देते ना। ये हमने जोड़ा क्यों है? इसको माइनस कर देंगे तो कट तो जाएगा। तो इसको माइनस कर देते हैं भाई। तो ये वाली जो वैल्यू इससे कट गई और आपका आ गया पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है? पी आर स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर एस आर स्क्वायर। तो देखो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है ना इसमें से। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, बस वही है, दोनों पाइथागोरस लगाओ, दो इक्वेशन बनेंगी, काट दो, का आंसर निकल आता। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। वे सुबह 5 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। एम और एन क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। एक ही दिन सुबह 6:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे से पार कर पाएंगे? देखो पहली चीज इन्होंने क्या दिया है कि भाई ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक में ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का ये है कि भाई जो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? जो एम की स्पीड है और जो एन की स्पीड है उन दोनों का सम हो जाएगा इनकी रिलेटिव स्पीड में। तो ये जो एम है वो 5 राउंड पर आवर और जो एस है एन है वो क्या कर रहा है? 2 राउंड पर आवर, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी? 7 राउंड पर आवर की। इन्होंने 5 बजे को चलना शुरू किया और ये कह रहे हैं कि 6:30 बजे से पहले इस टाइम पीरियड में ये कितनी बार मिल चुके होंगे। तो इसके बीच का समय कितना है भाई? ये 1.5 घंटे का समय। तो कितनी बार ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है और जितना इनके बीच में समय है। रिलेटिव स्पीड कितनी निकाली आपने? 7 राउंड पर आवर और समय कितना है इनका? 1.5 घंटे का। तो ये 10.5 आ गया यहाँ पर। नंबर ऑफ टाइम्स को अब मैं यहाँ पर ये थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि 10.5। तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक होल नंबर लेंगे, क्योंकि ये 0.5 वाला भी इन्होंने क्रॉसिंग नहीं किया है। पूरी पूरी बार कितनी बार क्रॉस किया है इन्होंने? 10 बार क्रॉस किया है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टैंक भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद किया जाता है। कितने समय में टैंक भर जाएगा? यार कुछ भी नहीं है, इसको करने के दुनिया भर के तरीके होते हैं, लेकिन मैं अगर आपको आइडिया नहीं है, आप लोगों ने पहले कभी चीज करी नहीं है, तो उस हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। भाई अगर ए जो है वो 10 मिनट में भर सकता है तो जो रेट है प्रति घंटे में ए का भरने का वो क्या रहेगा? 1/10 रहेगा। इसी प्रकार से जो रेट है बी का भरने का वो क्या रहेगा? 1 घंटे में 1/20 भरेगा। और इसी प्रकार जो सी वाला पाइप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/30 पार्ट भरेगा। ये लेकिन खाली करने वाला पाइप है। तो अगर मैं यहां से नेट निकालूं तो आप ऐसे ही तो करते हैं, इसी तरीके से तो करते हैं। देखो एलसीएम लेकर भी मैं कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि
इस वाले तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बहुत आसान रहेगा। मुझे एलसीएम ये लेना पड़ता 10, 20 और 30 का, कितना एलसीएम आता, 60 आता। फिर मैं क्षमता निकाल लेता, ये 6, ये 3 और ये 2। तो यहां से देखिए कि जो नेट इनकी रेट है वो कितना आ रहा है, 7/80, 7/60। इन्होंने कहा कि भाई पाइप को आपने 2 मिनट पहले क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मैं कहता हूं आप क्या मान लीजिए, एक टी समय में मान लीजिए कि ये पाइप को पूरा भर रहे होंगे। अगर सी को इन्होंने 2 मिनट पहले इन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया टैंक के भरने से, तो जो लास्ट के 2 मिनट है उसमें किस किसने काम करा होगा, ए और बी ने काम करा होगा सिर्फ, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट में तो इन्होंने सी को बंद कर दिया। तो अगर मैं ए और बी इनकी जो क्षमता है कौन कौन सी वाली, 1/10 और 1/20, इसको अगर मैं 2 आवर के लिए चला लूं, तो पहले तो अगर मैं इनकी क्षमता निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 3/20 आएगी, ए और बी की कंबाइंड। अब मैंने इसको कितना चला लिया है, 2 मिनट के लिए पूछ रहा है कि 2 मिनट के लिए चला लो, तो मैंने अगर इसको 2 मिनट के लिए चलाया तो ये लास्ट के जो 2 मिनट है उसमें कितना काम करेंगे, 6/20। लास्ट के 2 मिनट में जो कि सिर्फ ए और बी मिलकर ही कर रहे हैं। तो लास्ट के 2 मिनट में, मतलब लास्ट के 2 मिनट से पहले कितना आपका काम करा जा चुका था, 2 मिनट पहले। अगर पूरा काम इतना है, 2 मिनट पहले पूछ रहा हूं, तो लास्ट के 2 मिनट में अगर ये काम है, तो मैं अगर इसको निकालूं 6/20 को इससे, तो ये आपका क्या आएगा, 2 मिनट पहले बचा हुआ काम, तो ये कितना आएगा आपका, 20 जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 7/10 आ गया। ये कौन सा काम है, 2 मिनट पहले तक जो बचा हुआ काम है। अब क्या करना है, अब आपको इस 7/10 काम को किस रेट से कराना है, ये वाली जो कंबाइंड रेट आपने निकाली थी तीनों ने जो कर रखी थी, समझ गए। तो अगर मैं टाइम टेकन इस वाले काम के लिए निकालूं इन तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ, तो वो कितना होगा, वो होगा जो कि काम था 2 मिनट पहले, और उसको कितनी एफिशिएंसी से आप लोग कर रहे हैं, इतनी एफिशिएंसी से। तो मैं अगर यहाँ पर टाइम टेकन निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसको 60/7 कर दूंगा, ये कट गया, ये आपका 6 आया। तो यानी कि 6 मिनट में तो इतना काम हो गया था, जो बाद में 2 मिनट था वो बाकी का है। तो 6 मिनट में इतना और लास्ट के 2 मिनट में इतना, यानी कि टोटल 6 और 2 यानी कि 8 आपका काम आ जाता। ये तो एक नॉर्मल तरीका है। बाकी आप में से कई सारे लोग कह रहे हो कि सर जी नॉर्मल वाला तरीका, भाई ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में, सी 30 मिनट में, लेकिन ये खाली कर रहा है। एलसीएम 60 आ गया, इसकी एफिशिएंसी प्रति मिनट 6 यूनिट काम करने की, इसकी 3 और इसकी 2 यूनिट खाली करने की एफिशिएंसी है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि भी 2 मिनट पहले टैंक क्या कर दिया गया, सी पाइप बंद कर दिया गया जो खाली करने वाला है। तो लास्ट के 2 मिनट में ए और बी ने कंबाइंड कितना प्रति मिनट की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 9 यूनिट, और 2 मिनट में कितना कर लिया होगा इन्होंने, 18 यूनिट। इस 18 को अगर मैं यहां से निकाल दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 42 आ जाएगा भाई, 42 यूनिट। और ये 42 यूनिट जो है इन तीनों ने मिलकर कराए, इस एफिशिएंसी से 6 और 3 9, 9 - 7, यानी कि 9 - 2 यानी कि 7। तो 7 से कितनी बार जाएगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट तो ये तीनों ने काम किया, और लास्ट के 2 मिनट में ए और बी ने किया, तो 6 और 2 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो करने का देखो कोई भी तरीका आप ढूंढ सकते हैं, बस ये है कि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे से स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, ये डीआई का सवाल आपके सामने है, देखते हैं इसको। पाई चार्ट को केयरफुली पढ़ो। इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन 2910 है, इस 2910, अच्छा, जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप है उसका नंबर दिया गया है, तो बताइए कि नंबर ऑफ स्टार्टअप एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने होंगे। किस किस में, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में 12% है, एजुकेशन में 24 है, तो 12 और 24 यानी कि 36% है। वे 36% आपको किसका निकालना है, इस 2910 का निकालना है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप इस 0 को कट कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 291 और 36 की, नीचे एक दशमलव लगा देंगे, 6, ये 291 है ना,
ये आपका 5 6 दूनी 12 और 5 17 3 2 8 6 7 इतना आया, तो दशमलव लगाएंगे तो 1047 यानी कि ये जो डी ऑप्शन था वो इसमें आपका करेक्ट हो जाता। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये कह रहे हैं कि पी क्यू और आर की आय इतने के अनुपात में है और उनका खर्चा इसके अनुपात में है। यदि क्यू अपनी आय का इतना बचाता है तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात बताइए। भाई पी क्यू और आर ये तीन लोग दिए गए हैं, इनकी इनकम का अनुपात आप लोगों को इसमें दिया है, तो मैं इनको एक्स के टर्म में ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। ये किसका अनुपात है? इनकम का। अब मैं इनके अगर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे की बात करूंगा तो उसका अनुपात कितना दिया है? 12 15 और 8, तो मैं इसको वाई के टर्म में लिख देता हूं, 12 15 और 8। इन्होंने कहा कि जो आपके ये क्यू वाले भाई हैं वो 20% बचाते हैं, तो क्यू की जो सेविंग है वो कितनी है? 25%। इनकम का 25% यानी कि 12x का 25% कितना होता है? 3x ना, यही तो दिया है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 12x माइनस इसका जो खर्चा है 15y, फिर क्या देता है आपको? सेविंग, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3x। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 3x उधर जाएगा तो 9x बचेगा और इधर आपका 15y है। तो आपका कुल मिलाकर क्या आ गया? x और y का अनुपात आ गया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर लिख लूं, x और y का अनुपात आ गया 15/9, 3 से 5, 3 से 3, यानी कि 5:3 में है आपके x और y। बस यही हमें निकालना है और उसके बाद आपका कुछ बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा पी क्यू और आर की बचत का अनुपात। भाई देखो, क्यू की बचत तो आपके पास एक्स के टर्म में है, अगर मैं पी की बचत कहूं तो वो कितनी है भाई? 10x माइनस 12y। अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए कहूं कि आपका x की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, अगर y के टर्म में मुझे निकाली है, y की वैल्यू निकाल लो आप x के टर्म में, तो वो कितनी आ जाएगी? 3x/5। तो यहां पर मैं रख देता हूं 12 × 3x/5, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 50x माइनस 36x/5। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 14x/5। ये पी की बचत है। क्यू की बचत आपकी 3x है, इसकी बचत निकाल लीजिए, 9x माइनस 8y। y की वैल्यू आपने निकाली है 3x/5, तो ये कितना हो गया? 45 माइनस 24, तो ये कितना आएगा? 16 और 5 21x। तो ये आ गया आपका 21x/5। तो आप अगर इसका रेशो निकालेंगे, इस 5 को हटाओ, यहाँ पर ये हो गया आपका 15x, इसको हटा दीजिए, तो 14 15 और 21, यानी कि ये जो आपका विकल्प नंबर डी दिया गया था वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता। समझ गए भाई? कुल मिलाकर इनकम एक्सपेंडिचर के अनुपात दिए गए, क्यू को आपको एक्स के टर्म में दे दिया जिसकी वजह से एक्स और वाई के बीच का आप अनुपात निकाल पाए, और फिर इनकम और एक्सपेंडिचर के अंतर निकालकर आपको अनुपात निकालने का यहां से आसान मौका मिल गया। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन्होंने टी की वैल्यू 2/5 दी है, तो इस एक्सप्रेशन का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। इसमें टी की पावर 3 है, तो टी की पावर अगर 3 में लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी? 8/125। ठीक है, बस आप बाकी की जो वैल्यूज है उनको पुट कर दीजिए। 8/125 प्लस 27/125 प्लस 9/5, और टी भी है ना, तो ये 2/5 भी लिख लीजिए। तो यहां पर ये 25 बन गया, या फिर मैं इसको हटाकर ऐसे लिख लेता हूं ना, सीधा सीधा 18/25। ये प्लस में चल रहा है इनके। 125 एलसीएम ले लो, 8 और 27 कितना हो गया आपका? 35। इसमें आपकी 5 की मल्टीप्लाई होगी, 18 पंजे 90, तो ये कितना हो गया आपका? 125 डिवाइडेड बाई 125, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। सिंप्लीफाई करना है बस आपको, इसको आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये दे रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है।
यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं और 12वीं की संख्या का औसत बताइए। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो टोटल सम वाला तरीका है वही हम यूज करेंगे नए स्टूडेंट्स के लिए कि भाई 12 नंबर का जो औसत है वो अगर 48 है तो ये क्या आ गया आपका टोटल सम। 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48, 48 और 9 आपका 57। तो ये 12 संख्याओं का आपका टोटल सम आ गया 576। ठीक है, तो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 45। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टोटल सम 225। अगली 4 संख्याओं का इन्होंने औसत कितना दिया है 52। आप इनका सम निकालेंगे कितना आ जाएगा टोटल सम 208। ठीक है, अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए, 12 नंबर का 48, पहली 5 का 45, नेक्स्ट 4 का इतने, बचे कौन कौन से 10th 11th और 12th नंबर के बचे ना, इन 5 और 4 को छोड़कर 10 11 12 ऐसे 3 बचे होंगे ना, तो उनका सम कितना होगा। 10th 11th और 12th वाले जो नंबर है उनका सम कितना होगा 576 माइनस 225 प्लस 208। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका 143 आ जाएगा भाई। तो आपने 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या का सम निकाल दिया है। अब इसमें ये जो 11वीं संख्या है इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है x है। तो 10th के बारे में दिया गया है कि वो क्या है उससे 5 अधिक है, 12वीं 5 अधिक है, यानी कि 12वां नंबर कितना हो जाएगा x माइनस 5, और जो आपका 10th नंबर है वो कितना हो जाएगा x माइनस 10। अब इनका सम निकाल लो, x प्लस एक्स यानी कि 3x माइनस 15 की वैल्यू 143 है। इस 15 को उधर ले जाओ, ये आपका कितना हो गया 158, 158 ही होगा ना, 40 कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 168 होगा ना भाई, ये 158 है तो मैंने 143 है ना, क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। ये 143 आया है ना भाई, इसको एक बार अगर मैं यहाँ से देखूं 576, ये कितना हो गया 400। हाँ ठीक है, ये 143 आएगा ना, 143 मेरे ख्याल से यहाँ से आपका ये आप करते हैं। फिर इन तीनों का सम हमें यही तो रखना था 143 के इक्वल। तो अगर मैं है? इसमें इन्होंने बोला कि भाई if the 10th number is 10 less 11th number and 5 more, देखो ये है आपका 5 मोर किससे, 10th नंबर है वो 10 लेस है इससे, तो ये x माइनस 10 हो गया। और 5 मोर देन 12th नंबर, 12th नंबर से अगर 5 मोर है तो ये कितना होगा x माइनस 15 होगा, ना कि x माइनस 5। तो ये 25 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 168, 3x की वैल्यू 168, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 56। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है एवरेज बताइए 11 और 12वें नंबर का, तो ये तो 56 हो गया, ये 56 माइनस 15, 56 माइनस 15 यानी कि आपका 39 ना। तो इन दोनों का सम करो, 9 और 6 15, 4 5 95 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कितना आ गया भाई 47.5, ऑप्शन नंबर 48.5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। यहाँ पर कैलकुलेशन में वो मैंने मिस्टेक कर दी थी, इन्होंने बोला था कि भाई जो 10वां नंबर है वो इससे 10 कम है और इस वाले से 5 ज्यादा है। तो अगर इसको मुझे इससे 5 ज्यादा करना है तो इसको मुझे x माइनस 15 लिखना पड़ता ना, तो बस 12th नंबर x माइनस 15 होता, फिर उसका सम करके 143 के बराबर रख के x की वैल्यू मेरी 56 आ गई, इसकी x 11वां नंबर 56 हो गया, 12वां नंबर 56 माइनस 15 यानी कि 39 हो गया, उनका सम करके मैंने एवरेज निकाल दिया, वो 48.5 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई डीआई पर आधारित आपका सवाल है। इफ at least 40 marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? 40% इन्होंने बोला है कि आपको मैथमेटिक्स में चाहिए अगर आपको क्या करना है हायर स्टडीज करनी है मैथ के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए मार्क्स ये आउट ऑफ 50 इन्होंने दिए हैं,
ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर मुझे देखना है, तो जो लोग इसका अगर मैं आप लोगों से 40% निकालने के लिए कहूं, तो वो कितना होगा? 20 नंबर। तो 20 नंबर से ऊपर वाले देख लो भाई, 65, 23 और 3, यानी कि 65 और 26, तो ये 91 हो गए भाई, है ना? सही है ना भाई? पूछा क्या इसने? एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। भाई 40 एंड अबव। अच्छा देखो भाई, सुनो, ये 65 होगा ना आंसर। भाई जो 20 एंड अबव वाले हैं उसमें तो ये भी शामिल है और ये भी शामिल ही है ना, तो आपको तो सिर्फ यही देखना है ना, 65। मैं इनको दोबारा से थोड़ी ना काउंट करूंगा, क्योंकि 20 एंड अबव में तो ये भी आपके आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, तो 65 आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है? चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोजेस्ट टू इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स? तो पहले भी एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है मुझे किसकी? 20 की, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो 0, 6, 4, 10, 11 और 9, 20, 2, 11 और 9, 20, 29 और 8, 37, 37 और 8, 45, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9500, और ये कितने सालों की बात हो रही है? 5 सालों की बात। तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका 1900 आ गया एवरेज। अब आपको देखना है कि इस एवरेज से कितने सालों में ज्यादा है। 1900 से इसमें ज्यादा है, 1900 से इसमें ज्यादा है और 1900 से इसमें ज्यादा है। अब इन्होंने ऑप्शन जो जो दिए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को देखना है कि भाई, है ना? क्लोजेस्ट टू was production of B type refrigerator closest to average production, closest, closest। इसमें मुझे क्या करना है भाई? जैसे इन्होंने 2011 का तो इसमें कंसिडरेशन करना ही नहीं है। अगर 2011 को मैं यहाँ पर पिक करूं, तो वो कितना आ जाएगा? 1800 माइनस एवरेज कितना है? 1900, यानी कि 100। 2012 का अगर देखूंगा तो वो कितना है? 1890 है। इसमें से अगर मैं 1900 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। और उसके बाद अगर 2000, अच्छा ये क्लोजेस्ट का मतलब ऐसे करके कहना चाह रहे हैं ये कि सबसे करीबी में कौन है। तो 2013 के अंदर कितना है? 1910 माइनस 1900 करूंगा, इसमें भी देखो 10 ही आया है। फिर 2014 का देखो कितना दिया है? 2014 में 1940 है, इसका अंतर कितना आएगा? 40 आएगा। तो क्लोजेस्ट तो ये आपका 10 ही हो गया ना। तो 12 और 13 वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सही कर दूंगा फिर। इस तरीके से पूछा है इन्होंने इसमें कि सबसे करीब में अंतर किसके साथ आ रहा है, ठीक है, एवरेज के। अगला सवाल है यार, एक बेलन की ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है और ये पूछ रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया जो कि इतना है, इसका वॉल्यूम बता दीजिए कि कितना रहेगा। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। जो वॉल्यूम होता है आपके सिलेंडर का वो कितना होता है? पाई r² h होता है। तो मुझे पहले रेडियस देखनी होगी लेटरल सरफेस एरिया वाले कंडीशन के हिसाब से। वो कितना दिया है इन्होंने? 1760 दिया है। पाई की वैल्यू 22/7 रखता है। हाइट इन्होंने आपको दी है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए भी सॉल्व करते हैं। इस जीरो से ये जीरो काट लेते हैं, है ना? 11 से 2 बार चला जाएगा, 11 से ये 16 हो गया, 2 × 2 4 दूनी 8, इस 8 से आपका ये 2 बार कट गया और आर की वैल्यू 7 × 2 यानी कि कितनी आ गई? 14 आ गई। वो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई आपका? पाई r² × h। तो 7 से आपका ये 2, और ढूंढ लो भाई अब इसके अंदर आप। 22 × 44 × 14 × 20, इसका आंसर यहाँ पर आपका, आप 11 का मल्टीपल वाला जो फंडा है वो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, ठीक है? कितना आ जाएगा? 2 है ना?
तो ये आपका 28 हो गया, 32। तो आपका ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। यूनिट डिजिट से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये कहते हैं कि राज ने डिवाइड किया 1200 रुपए को इतने अनुपात में अपने 3 दोस्तों में, और सबसे बड़ा जो हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुने का योग कितना होगा। यार आसान है। अभी ये 2x x और 3x, इनका सम कितना हो गया 6x। इसकी वैल्यू दी है आपको 1200, x की वैल्यू हो गई आपको 200। तो इनकी तीनों की जो राशि है वो आपने निकाल ली, 400, 200 और 600। इस प्रकार से अब इन्होंने कहा है कि अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर का 3 टाइम करोगे तो कितना हो गया 1800, और 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट शेयर का 2 गुना करोगे तो कितना हो गया 400। इनका सम बता दीजिए, क्या ये सम 2200 नहीं आ रहा है? तो ये उत्तर नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसको सॉल्व करना है कि भाई अगर x+1/x की वैल्यू इतनी है तो इस इक्वेशन की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या है ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप x कॉमन ले लीजिए ऊपर। अगर आप x कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 7x-9 प्लस 7/x। इस तरीके से बचेगा। नीचे से भी आप x कॉमन ले सकते हैं, x-1 प्लस 1/x। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं ऊपर से। अगर मैं इसमें और इसमें 7 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बनेगा, 7x+1/x-9, और नीचे क्या है x+1/x-1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। तो 7 × 15 - 9, और नीचे है आपका 15 - 1। तो नीचे आपका 14 आ गया। 15 सत्ते कितना हो गया, सही लिख रहा हूं ना मैं, 105 हो गया ना। 105 - 9 करोगे तो आपका कितना आएगा, 96। सही है ना भाई। तो यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 48/7। तो ये पॉजिटिव में ही आ गया ना आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इन्होंने दिया है, त्रिभुज एबीसी डीईएफ में ए बी एफ डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड मानदंड के अनुसार सर्वांग सम होंगे अगर। तो मैं देखो समझाने के लिए बना देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने कहा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ए बी एफ डी के बराबर है। ठीक है, अगर मुझे साइड एंगल साइड बताना है तो इसकी दो परस्पर जो रेखाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। इन्होंने ए बी को डी एफ के बराबर बोला है या फिर एफ डी के बराबर बोला है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो ए सी वाली लाइन है, क्या ये डी वाली लाइन के इक्वल अगर रहेगी तो साइड एंगल साइड वाला फंडा सही नहीं हो जाएगा? तो ये पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसमें, है ना, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंसी जो हम चेक करते हैं। फिर से भाई आपका ये डीआई वाला सवाल आपका पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सोप्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर इन मे, क्यू एंड एस टुगेदर इन मे, ये वाला जो अमाउंट है, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ सोप्स सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई। पी ने जुलाई यानी कि इससे कितना ज्यादा है। तो इन दोनों का सम करो भाई, 6, 4 और 3 7, 7 5 12, और इतना आ गया ये आपका, है ना। ये कितना ज्यादा है इससे, 18 20 से। अगर मुझे प्रतिशत निकालना है तो इससे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका क्या निकालता हूं, अंतर निकालता हूं। तो ये कितना आएगा भाई, 6 7 में से 2 गए 5, और 12 में से 8 गए 4, और 1456 आया आपका अंतर। और किससे मुझे इसका निकालना है, इसके तुलना में कितना ज्यादा ना, यानी कि 1820, और ऊपर आपका ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 0 से 0 आपका कट गया, है ना। इसको 91 से अगर 2 बार कट करूं, इसको 91 से ये एक बार जाएगा, है ना, और 45 और 9 54 546, तो ये 6 बार जाएगा, 9 से 6 बार, 2 से 8, 8 इंटू 10, 80% आपका ज्यादा होगा। तो इसी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहद आसान कैटेगरी का लग रहा है अभी तक।
आपको वैल्यू बतानी है अगर ये आपको इन्होंने दिया है। तो इसके अनुपात समानुपात को आपको करना एडजस्ट आना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया है, 28.9 डिवाइडेड बाई एक्स जो है वो क्या है, समानुपाती है एक्स अपॉन 36.1 के। सिंप्लीफाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 36.1 इंटू 289। अब 361 किसका स्क्वायर है और 289 किसका स्क्वायर है, आप लोगों को सभी को पता होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं इनका, तो अगर मैं इस दशमलव को हटा के थोड़ी देर के लिए नीचे जीरो लगा लूं ऐसे करके, तो नीचे क्या आएगा, 100 का बाहर निकल कर 10। और ये किसका होता है, क्या ये 19 का नहीं होता है? ये किसका है भाई, आपका 17 का नहीं है? तो 19 इंटू 17 कितना होगा आपका, 17 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 143 ना, 3 14, 17 और 14 कितना होएगा आपका, 32 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर कितना आ गया भाई, 32.3 हो गया ना आंसर। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी आ जाएगा। अगेन सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आंसर आपका निकल आता है। अगला सवाल है, 120 का भुगतान 10, 5 और 2 के सिक्के से किया जाता है। कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। भुगतान में उपयोग किए गए 10 के सिक्कों की संख्या आप लोगों को बतानी है। भाई देखो, आप लोग मुझे बताइए, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 25। तो अगर मान लीजिए एक्स, वाई, जेड ये तीन संख्या हैं, 10, 5 और 2 की, तो इनकी कुल जो नंबर है वो कितनी है, 25 कॉइन। 10 के कितने हैं, एक्स कॉइन। 5 के कितने हैं, वाई कॉइन। 2 के कितने हैं, जेड कॉइन। इन तीनों की जो कुल वैल्यू बैठ रही है वो इन्होंने कितनी बिठाई है, 120 बिठाई है। और इनका जो टोटल सम है वो इतना है। इन दोनों इक्वेशन को आपको कुल मिलाकर यहाँ पर क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। उन्होंने कहा है कि भाई 10 रुपी के कॉइन जो है पेमेंट में वो कितना है, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी देर के लिए 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करता हूँ। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 50, है कि नहीं? अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो ये कितना आ गया भाई, 8x प्लस 3y इक्वल टू ये कितना आ गया, 70। ओके। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें y को इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें z को आप सीधा सीधा सब्सटीट्यूट ही कर देते ना। ऐसे तीन अननोन है, इनको तो सॉल्व नहीं करा जा पाएगा ना। तो आप क्या करिए, इसमें z की वैल्यू निकाल लीजिए। z की वैल्यू क्या है भाई, आपकी 25 माइनस एक्स माइनस वाई है ना। अब इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो वहां से कोई सिचुएशन पक्का बन जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 10x प्लस 5y प्लस 2z। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 माइनस 2x माइनस 2y। ऐसे करा काम मैंने सेम ही है। तो मेरी यही वाली इक्वेशन आ जाएगी जो अभी मैंने निकाली थी, कितनी, 8x प्लस 3y की वैल्यू 70। और इसके बाद क्या करते हैं, कोई सुटेबल वैल्यू देख लेते हैं जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। तो वो एक तरीका बन सकता है। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको 8 रखा, तो 8 रखने पर y की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, 64 हो गया ना। तो 64 इधर जाएगा तो कितना, 6, यानी कि 3y इक्वल टू 6। y की वैल्यू 2 आएगी अगर मैं x की वैल्यू 8 रख रहा हूँ, है कि नहीं? अगर मैंने x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू 2 आई। तो एक बार सेटिस्फाई करके देख लीजिए। अगर मैंने 8 रखा तो ये 80, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2, यानी कि ये 10। और ये कितना हो गया भाई, 90। अब इसमें z की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी ना फिर मेरे को इसमें पुट करके। तो ये मैंने कितना रखा, 8, ये 2। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू 15 आई ना भाई, 25 माइनस 10। तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ तो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ना, 10 की वैल्यू, सी आंसर बन जाएगा इसका। इसमें ऑप्शंस को आप पुट करके देख पाओगे क्योंकि 3 अननोन बैठ रहे हैं और इक्वेशन आपके पास 2 ही थी। ऑप्शन अगर आप डालकर सेटिस्फाई करके देखोगे तो आंसर निकल आएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ये इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, जो कि इसमें कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई देखो, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जो कोसेक है, इसका कॉट में कन्वर्जन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो यहां पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 17। तो ये कितना हो गया आपका 5 कॉट स्क्वायर थीटा को x लिख लेता हूं मैं पहले, ठीक है। 5x², इधर आपका ये गया 15 हो गया, 2 इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 5 से आपका 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3, यानी कि ये आपका आ गया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3। तो कॉट थीटा की वैल्यू √3। और आप लोगों को पता है कि कॉट की जो कॉट थीटा की वैल्यू √3 जो होती है वो किस पर होती है, 30 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल आता है, ये ऑप्शन नंबर बी निकल आता है, ठीक है। फाइंड दी फॉलो, मतलब वैल्यू बताइए इस आपके दिए गए एक्सप्रेशन की। तो यार ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये रटा हुआ होना चाहिए यार। देखो भाई, आपको ये सीधे सीधे आप लोगों को रटने पड़ते हैं ऐसे एक्सप्रेशन, इसका आंसर ना पता है ये निकलेगा हमारा। तो अब इसमें क्या करना है, इसके नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे। तो ऊपर क्या बन गया आपका, अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट में क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर बाहर निकल कर क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट से बाहर निकल कर क्या आएगा, वो कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/cos क्या बन गया आपका, सेक थीटा, और ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होता है, ये रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई वाला जो सवाल है वो है आपका होमवर्क। इसको आप लोग अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट में करके बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर आया वो क्या आया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं कि दो वृत्त C1 और C2 बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। C1 की त्रिज्या इतने, C2 की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। जो कॉमन टेंजेंट होती है उसकी लंबाई बतानी है। तो भाई क्या होती है, फॉर्मूला सभी को रटा हुआ होता है कि जो पहली रेडियस है और जो दूसरी रेडियस है उनके सम के स्क्वायर का आप अंतर निकाल दीजिए, किससे, उनकी त्रिज्या के डिफरेंस के स्क्वायर से। तो यहां पर अगर मैं R1 की बात करूं वो 16 दिया है, R2 इन्होंने 8 दिया है, तो इनका सम कितना हो गया आपका 24। तो 24 का स्क्वायर माइनस इनका अंतर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। समझ गए। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 576, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो आपका कितना आ गया, ये अंडर रूट 512। 512 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 तो आपका पूरा बाहर आ जाएगा, 226 उसका ही तो दोगुना है, 256 सॉरी। तो ये आपका 26√16 तो ये जो आपका 16√2 यानी कि बी ऑप्शन था वो इसमें करेक्ट हो जाता, ठीक है। ये है भाई अंतिम सवाल आपकी आज की इस क्लास का। अब इसमें क्या है ना, इसमें आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, ऑप्शन एलिमिनेशन या कोई भी तरीका आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें पहले क्या करता हूं ना, मैं कॉमन ले लेता हूं, या फिर कॉमन लेने के बाद ना आप लोगों को बस इस एक्सप्रेशन को इधर उधर करना है। इसे हम ना वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, पता है, वैल्यू पुटिंग से, लेकिन बाद में उतना रफ पड़ जाएगा। इसमें साइन थीटा आप कॉमन लीजिए, नीचे से आप कॉस थीटा कॉमन लीजिए, ऊपर क्या बन रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1/tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है। ये tan थीटा, इस tan थीटा से आपका ये tan थीटा चला गया, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो वो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है भाई आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो भाई, इस एक्सप्रेशन में 2 साइन स्क्वायर थीटा है, एक को मैं अलग कर लेता हूं, यानी कि इसको मैं क्या लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर एक साइन स्क्वायर थीटा को अलग लिख लेता हूं। ऐसे ही नीचे कर लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका अलग चले रहा है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, है ना? यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? देखो ऊपर आपका ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? cos 2 थीटा। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू भी क्या होती है? cos 2 थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता। ऐसे ही है ना, कुछ गड़बड़ कर रखा है क्या मैंने? कुछ गड़बड़ किया है इसमें। चलो ये आप होमवर्क में मुझे बताइएगा। ठीक है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते थे। चलो, इसको आप होमवर्क में करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी आपकी 12 सितंबर के अंदर जो आपसे शिफ्ट वन इन्होंने पूछी थी उसके मैथ के सवाल। बाकी ये मेरा ऐप है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा डाउनलोड करके और देखिएगा। इसमें जो भी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।